हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। यानी आपसे बेसिकली यही पूछा गया है कि जो मानव नेत्र होता है उसका कौन सा ऐसा भाग होता है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, यानी इमेज बनती है। ऑप्शंस हैं, पहला है कॉर्निया, ठीक है, दूसरा है आपका परितारिका यानी आइरिस, तीसरा है पुतली यानी प्यूपल, और चौथा है आपका दृष्टि पटल यानी रेटिना। तो यहाँ पे आपसे मानव नेत्र के बारे में पूछा गया है, उसके अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग जो उसके जगह है, उसकी जो स्ट्रक्चर की अलग अलग जगह है वो आपके दी गई है, ठीक है, अलग अलग भाग उसके दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जिसमें प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जब भी हम बात करते हैं परितारिका यानी आइरिस की बात करते हैं तो आइरिस क्या करता है, आइरिस जो है हमारी आंखों को कलर देता है, यानी आंखों का रंग आइरिस के कारण होता है। प्यूपल की बात करें तो प्यूपल हमारे आंखों में एक जो है अपर्चर का काम करता है। अपर्चर का काम करता है यानी कि जब हम अपर्चर की बात करते हैं तो जैसे आपके कैमरे में अपर्चर होता है, अपर्चर क्या करता है, आपके लाइट की एंट्री को कंट्रोल करता है। कैमरे के भीतर लाइट की एंट्री को कंट्रोल कौन करता है, अपर्चर करता है। बिल्कुल उसी तरीके से प्यूपल भी आपका क्या करता है, आंखों के अंदर लाइट को जो है लाइट की एंट्री को कंट्रोल करता है। यानी प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी जो है लाइट की, प्रकाश की आवश्यकता है, उसको कंट्रोल करके यहाँ पे क्या होता है, आपका जो है इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने देखा होगा कई बार कि आप जब अंधेरे कमरे में होते हो, बहुत देर तक अंधेरे कमरे में हो और उस समय अगर आप लाइट खोल के एकदम से अपनी आंखों को देखते हैं, आंखों की पुतलियों को देखते हैं, तो आप ये देख पाते हैं कि आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो बड़ी हैं, यानी जो काले रंग का जो स्ट्रक्चर है, जो पुतली है, उसका साइज काफी बड़ा है। साइज बड़ा है तो साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अंधेरे में या कम लाइट में क्या होता है, रोशनी कम होती है, जिस कारण क्या होता है, प्रतिबिंब बनाने में थोड़ा कठिनाई होती है। इसलिए हमारी जो प्यूपल होती है वो थोड़ा बड़ी हो जाती है ताकि उससे प्रकाश की किरणें भीतर जा सके और जो प्रतिबिंब है वो बन पाए, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बहुत देर तक किसी बहुत ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत तेज रोशनी है तो हमारी प्यूपल छोटी हो जाती है ताकि कम रोशनी आंखों के अंदर जाए, ताकि हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचे और इमेज भी प्रॉपर बने। तो प्यूपल किसकी तरह काम करता है, पुतली किसकी तरह काम करती है, अपर्चर की तरह। कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करने का कार्य। यहाँ पे अगर रेटिना की बात की जाए तो रेटिना का कार्य क्या होता है, रेटिना का कार्य वही होता है जो कैमरे में एक पर्दे का कार्य होता है। जैसे कि आप जानते हो कि जब भी हम बात करते हैं इमेज की, तो इमेज या प्रतिबिंब कैमरे के द्वारा कहाँ पर बनता है, पर्दे। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपका जो रेटिना है ये भी कार्य करता है, ये भी क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। तो यानी दृष्टि पटल या रेटिना एक ऐसा पार्ट है, ऐसा भाग है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। तो रेटिना पर ही आपका जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि जो विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, इसका एसआई मात्रक क्या है।
यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन या पहला विकल्प है वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है एम्पेयर और चौथा है आपका ओम मीटर। अब हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वोल्ट की बात करते हैं। तो जो आपका वोल्ट होता है, वोल्ट किसका मात्रक होता है आपका? वोल्ट बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव अंतर, ठीक है, विद्युत विभव अंतर या विभव अंतर, या आप जिसको विद्युत विभव बोलते हैं, इसका यह क्या होता है? आपका मात्रक होता है। नेक्स्ट है आपका एम्पेयर। एम्पेयर लेते हैं। एम्पेयर की अगर हम बात करें तो एम्पेयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है आपका? एम्पेयर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओम मीटर की, तो ओम मीटर आपकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का मात्रक है। विद्युत धारा की बात करें, Q अपॉन टी इसका फॉर्मूला होता है। रेजिस्टिविटी आर जो है आपका R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, या आप कह सकते हैं कि रो बराबर R ए अपॉन एल होता है, ठीक है। तो रो ही आपकी क्या है? रेजिस्टिविटी है। नेक्स्ट है ओम। सेकेंड ऑप्शन ओम है। तो ओम किसका मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 2 होगा, यानी ओम, यानी इस तरीके से इसे ड्रॉ किया जाए, ठीक है। नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या कहा गया है? एक अवतल लेंस है, उसकी आपको फोकस दूरी दी गई है, यानी एफ का मान दिया गया है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता होगी, यानी आपको इसकी पावर निकालनी है कि इसकी पावर कितनी होगी। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी, पहला ऑप्शन है +2 डायोप्टर, दूसरा है -2 डायोप्टर, तीसरा है +5 डायोप्टर, चौथा है -5 डायोप्टर। क्या दिया गया है सबसे पहले आपको? यहाँ पे फोकल लंबाई। तो सबसे पहले हम फोकल लंबाई की बात कर लेते हैं। एफ कितना है? 20 सेंटीमीटर। नोट करेंगे साथ साथ। इसको अब मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये जाएगा 0.20 मीटर। पावर का फॉर्मूला है पावर इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, या 1/0.20 या 100/20। तो ये 5 है। अब साइन की बात करें तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? आपकी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस का एफ क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यानी -5 हो। कॉनकेव लेंस, इसकी फोकल लंबाई नेगेटिव में होती है, इसलिए आपका साइन माइनस का आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपका फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स है, और आपका F जो है वो कैसा है? आपका नेगेटिव है। तो -5 डायोप्टर इसका आंसर होगा, ठीक है। नोट करेंगे इसे। यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? -5 डायोप्टर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन एसी? यानी क्या कहा गया है? यहाँ पे ये कहा गया है कि जो प्रत्यावर्ती धारा इंडिया में या भारत में इसका उपयोग किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति कितनी है? तो अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा की, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी या जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। भारत में 50 हर्ट्ज का जो है करंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज
भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछा गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक की, तो विद्युत ऊर्जा के जो व्यापारिक या वाणिज्यिक मात्रक जो है वो क्या है आपका? किलोवाट आवर। यानी जब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का यूज किया जाता है, तो हम जब भी इसको मापते हैं तो हम इसे किलोवाट आवर पे मापते हैं, जिसे आप एक यूनिट भी कहते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, यानी किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये इसका क्या है? व्यापारिक मात्रक है। ठीक है, इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करें? What is hypermetropia? What type of lens is used for correcting hypermetropia? तो यहाँ पर आपसे हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष के बारे में पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसको किस लेंस के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें दूरदृष्टि दोष यानी फार साइटेडनेस की, तो यहाँ वह दृष्टि दोष होता है जिसमें जो दूर है, दूर रखी हुई चीजें स्पष्ट रूप से दिखती है, लेकिन पास रखी हुई चीजें क्लियरली या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर आपका जो है दूर की चीजें आपको क्लियरली दिखेगी और पास की चीजें आपको क्लियरली नहीं दिखती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो लेंस है वो रेटिना पर आपका इमेज नहीं बना पाती है। पास रखी हुई वस्तु का इमेज वो रेटिना पे ना बनाकर कहीं दूर ही बनाती है, जिस कारण क्या होता है, आपका जो आईज है पास रखी हुई चीजों को नहीं देख पाता। कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि वस्तु बेहद दूरी पे रखी है, तो इसकी इमेज हमारी आंखों पे बन जाती है, लेकिन पास रखी हुई वस्तु की इमेज हमारे आंखों की जो रेटिना है वहां पर नहीं बन पाती, रेटिना के पीछे बनती। तो यही यहाँ पे यही होता है, दूर की चीजें हमें दिखाई देती है, पास की चीजें हमें नहीं दिखाई देती है। इसको ठीक करने के लिए हम जो है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यानी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस के उपयोग के माध्यम से जो पास रखी हुई वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन पाता। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका हाइपरमेट्रोपिया है। अब हम इसके आंसर को देख लेते हैं कि आप इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। फारसाइटेडनेस also known as long sightedness, hyperopia is the condition of the eye where distant objects are seen clearly but near objects appear blurred. या दूर दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें दूर रखी हुई वस्तुएं तो अच्छे से दिखती हैं, क्लियरली दिखती हैं, लेकिन पास रखी हुई वस्तुओं को हम साफ तौर पर नहीं देख पाते। This blur is due to incoming light being focused behind instead on the retina due to insufficient accommodation of lens. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी पास रखी हुई वस्तुएं होती है उनसे आने वाली किरणें हमारी आंखों की रेटिना पर कन्वर्ज ना होकर रेटिना के पीछे कन्वर्ज होती है, जिस कारण हमारी इमेज नहीं बन पाती।
क्योंकि आप ये जानते हैं कि रेटिना में सेल्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, इमेज को डिटेक्ट कर पाते हैं। अब जब आपका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना बनकर कहीं पीछे बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो रेटिना है उसको ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूर दृष्टि दोष, जिसे दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया के नाम से जाना जाता है, आंख की एक ऐसी स्थिति है जहां दूर रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। यह धुंधलापन लेंस द्वारा अपर्याप्त समायोजन के कारण आने वाली रोशनी के रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय पीछे केंद्रित होने के कारण होता है। By using corrective convex lens, we can fix hypermetropia, यानी हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करके हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका फार पॉइंट है, ठीक है, बहुत दूर की गई है वस्तु, वहां से किरणें आई, लेंस से कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होके आपके रेटिना पर इमेज बन गई। पास रखी वस्तु तो क्या हुआ, कन्वर्जेंस तो हुआ, लेकिन कहाँ हुआ, आपके रेटिना के पीछे। तो यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जिससे रेटिना पर इमेज बनी। ठीक है, रेटिना पर हमारी इमेज बनी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप देख सकते हैं अगला प्रश्न में आपके दो पार्ट हैं, क और ख पार्ट, इनको अब हम डिस्कस करेंगे। पहला है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आप अपना लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ लेंगे और इसमें अंगूठा, आपकी तर्जनी उंगली और मध्यमा तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे कि तीनों आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। क्या होंगे, लंबवत होंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब जो ये आपका अंगूठा है ये बल की ओर इशारा कर रहा है या मोशन की ओर। ठीक है, ये जो है, जो आपकी यहाँ पे तर्जनी उंगली है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की ओर इशारा कर रही है, और ये जो मध्यमा है ये धारा यानी करंट की ओर इशारा कर रही है। तो ये एफ, बी और आई। ठीक है, फोर्स, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, आई यानी करंट यानी धारा। ठीक है, तो यही आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है। और इनमें से अगर आपको दो चीजें पता है, यानी आपको क्या पता है, अगर आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है और धारा की दिशा क्या है, तो आप जो है फोर्स या थ्रस्ट की दिशा आसानी से निकाल पाते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आप देख सकते हैं अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी उंगली, ठीक है, इन तीनों को क्या किया गया है, लंबवत रखा गया है, 90 डिग्री के एंगल में आपस में रखा गया है। और क्या देखा गया है कि अंगूठे की ओर बल दिखाई देता है, इस उंगली में आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, और ये आपकी जो मध्यमा है ये करंट यानी धारा को दर्शाती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे है। अब हम इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। Fleming's right hand rule states that if we arrange our thumb, forefinger and middle finger of the right hand perpendicular to each other, then thumb point towards the direction of the motion of the conductor relative to the magnetic field. The forefinger points towards the direction of magnetic field and the middle finger point towards the direction of induced current. यानी क्या कहा गया है, फ्लेमिंग का जो आपका लेफ्ट हैंड रूल है यानी बाएं हस्त का नियम है, या वाम हस्त का नियम है, वाम हस्त का नियम
वाम हस्त का जो नियम है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम है, वो क्या कहता है? वह यह कहता है कि यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करें, यानी तीनों को अगर आप 90 डिग्री में या लंबवत रखते हैं तो क्या होता है? तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कंडक्टर की गति को दर्शाता है, यानी अंगूठा जो है वो क्या दर्शाता है कि किस दिशा में चालक की गति होगी। ठीक है, कंडक्टर की दिशा की ओर इशारा करता है। तर्जनी उंगली की ओर अंकित करती है। क्या जो आपकी तर्जनी उंगली है वो किसकी ओर अंकित करती है? आपके चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर। ठीक है, और मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा की ओर इशारा करती है, यानी जो आपकी मिडिल फिंगर है वो किसकी ओर इशारा करती है? आपकी प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट की ओर इशारा करती है, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से इशारा आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है? दो विद्युत बल्ब ए बी में क्रमशः में क्या है? आपको पावर दिया गया है और वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, दोनों के 60 वॉट 240 वॉट तथा 100 वॉट 240 वोल्ट अंकित है। गणना करके बताइए कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। Two electric bulbs A and B are marked 60 watt and 240 volt and 100 watt and 240 volt respectively. Calculate which one is greater. यानी आपको इन दोनों में बताना है कि कौन सा बड़ा। बेसिकली यहाँ पे दो बल्ब दिए गए हैं, दोनों की पावर और वोल्टेज दिया गया है। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है और बताना है कि किसका रेजिस्टेंस अधिक है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है आप लिखेंगे। ए बल्ब के लिए पावर और विद्युत विभव यानी वोल्टेज बी कितनी कितनी दी गई है आपकी? 100 240 100 वॉट 240 वोल्ट ये दिया गया है, नोट करेंगे। ठीक है, अब ए बल्ब के लिए अगर हम बात करें P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, या आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम P1 ले लेते हैं, इसको भी हम P1 V1 ले लेते हैं, P2 V2 ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे। V का स्क्वायर 240 का स्क्वायर और P है आपका 60, 240 का स्क्वायर और नीचे 60 आ जाएगा 60, 6 4 जा 24, तो ये आ गया आपका 0 960 ओम। ठीक है, 960 ओम आ गया है। दूसरे बल्ब के लिए बात करते हैं, बी बल्ब के लिए। P2 इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर
अपॉन R2 या R2 इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर अपॉन P2। तो V2 का स्क्वायर यानी 240 गुना 240, ठीक है। और अगर हम P2 की बात करें, P2 की अगर हम बात करें तो P2 है आपका 100 वोल्ट, ठीक है। 100 लिख देंगे नीचे, 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे, फाइव 76, 24 इंटू 24 अपॉन 100 हो गया 5.76 ओम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा आया है, दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस कम आया है, यानी ए बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है। तो आप लिखेंगे ए बल्ब का विद्युत प्रतिरोध अधिक है। रेजिस्टेंस ऑफ bulb A is greater than B, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए। यानी आपको क्या करना है, इस सर्किट में कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस या कुल प्रतिरोध कितना होगा, यानी R का मान निकालना है। साथ ही साथ आपको इससे प्रवाहित होने वाली धारा यानी I का मान निकालना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो यहाँ पे आपको R और I का मान निकालना, और ये आपका क्या है, सर्किट है। इस सर्किट में आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क से करना है। हम क्विकली से समझ लेते हैं कि आपको इसे किस तरीके से करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्किट में 4 प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध आपस में समानांतर रूप से जुड़े, यानी पहला प्रतिरोध इसका निकाल, फिर ये जो प्रतिरोध निकलेगा वो आपके 8 ओम के साथ सीरीज में होगा। तो आप क्या निकाल लेंगे इसका, फिर सीरीज में यहाँ पे प्रतिरोध निकाल, आपको यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टोटल प्रतिरोध तो निकल जाएगा, फिर आपके पास V का मान है, तो ओम के नियम के अनुसार आप I का मान भी यहाँ से निकाल लेंगे। यानी इस सर्किट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान आप यहाँ पे से आसानी से निकाल, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा, और जो आपके इसके बेसिक पॉइंट्स है वो आपको क्लियर हुए होंगे। आपका जो ये प्रश्न है, 21वां प्रश्न, ये होमवर्क है, आपको इसे होमवर्क से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे के प्रश्न हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।